हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, सुनेंगे ध्यान से। देखिए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आज से आपके सामने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है एफआरए। अब देखिए, मैं जितने टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझने वाले हैं। देखो मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, समझना। देखिए, सबसे पहले इस एग्रीमेंट के बारे में नाम से ही स्पष्ट होता है क्या? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, यानी कोई ना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। कब? आज। और किस पीरियड के लिए बनाया जाएगा? फ्यूचर पीरियड के लिए। और किसको लेकर के होगा? इंटरेस्ट रेट को लेकर के एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो मैंने बोला साहब, फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसको लेकर के है? रेट। रेट का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट को लेकर के हो गया। इंटरेस्ट रेट को लेकर के एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आज की तारीख में बनाया जा रहा है। और कब के लिए बनाया जा रहा है? फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। पहले मैं आपको जनरल बातें ओवर ओरली समझाऊंगा, फिर इनको सारी बातों को लिखाऊंगा। चलिए देखें, अब सुनना ध्यान से किस तरीके से रेट्स का एग्रीमेंट बनता है। देखिए, सपोज मैंने बोला आज की करंट डेट पर मैं ये सोचता हूं कि मुझे आज के 3 महीने के बाद 10 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता है। ठीक है ना, मैं बोरो करना चाहता हूं बैंक से जाकर के मनी। अब मेरे दिमाग में रिस्क क्या चल रहा है? आज की इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट को लेकर के। भाई, फ्यूचर में अगर लोन महंगा हो गया, आज मान लो सपोज 12% की ब्याज रेट चल रही है, इंटरेस्ट रेट चल रही है। कल को 15% की इंटरेस्ट रेट हो जाएगी, तो मेरा इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, यानी लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में रिस्क क्या है कि अगर मैं आज से 3 महीने बाद कोई मनी बोरो करता हूं, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? महंगा। महंगा हो जाएगा, तो मेरे लिए क्या खड़ा हो गया? रिस्क खड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब अब मैं क्या करना चाहूंगा? आज के तारीख में बैंक से एक एग्रीमेंट बनवाऊंगा। किस बात को लेकर के? कि साहब, 3 महीने के बाद जब मैं लोन लेने आऊंगा ना, तो मैं आपको सिर्फ 12% की इंटरेस्ट रेट दूंगा। उस वक्त क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है, ज्यादा चल रही है कि कम चल रही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है कि आज की तारीख में एग्रीमेंट किसका बनवा लूंगा? मैं 12% की रेट का एग्रीमेंट बना लूंगा। बना लिया, मेरा रिस्क क्या हो गया? खत्म। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है या कम होती है, उस पर क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो मेरे लिए नेग्लिजिबल हो गया। चलिए, तो मैंने आपको क्या बात बोली, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या बात बोली मैंने? आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा फ्यूचर पीरियड के लिए। किसको लेकर के बनाया जाएगा? इंटरेस्ट रेट को लेकर के बनाया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट को लेकर के दो सिनेरियो बनते हैं। देखो, आपको क्या समझना है पहले तो उसको बताता हूं मैं। आपको ये नहीं समझना कि कौन सी पार्टी फायदे में है, कौन सी पार्टी नुकसान में है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आ जाके एक्चुअली पता चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी है और जो दूसरी पार्टी है, उनका फायदा नुकसान क्या है। अभी आपको क्या सोचना है कि आपको जिस भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि आज की करंट डेट पर 3 महीने के बाद मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। तो मुझे 10 लाख रुपए का क्या लेना पड़ेगा? 3 महीने के बाद लोन। मेरे दिमाग में रिस्क क्या चल रहा है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट महंगी हो गई, तो मुझे लोन महंगा पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट महंगी हो जाएंगे तो मेरे लिए लोन महंगा पड़ेगा, तो इस रिस्क को क्या करना है? खत्म। खत्म करने के लिए आज की करंट डेट पे मैं एग्रीमेंट कर लूंगा। कौन से पीरियड के लिए? फ्यूचर पीरियड के लिए। कि साहब, 3 महीने बाद जब मैं आपसे लोन लेने आऊंगा तो मुझे ये इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी क्या? यानी जैसे आज 12 की चल रही है, तो मैंने 12 का एग्रीमेंट करा लिया। अब फ्यूचर में 15 होती है, 18 होती है, 10 होती है, 8 होती है, कुछ भी हो, मुझे इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा? 12% के रेट से देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बात मैंने करी बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रिस्क है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूं। मैंने सोचा, ध्यान से सुनो, ये वाली बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात बोल रहा हूं, वो समझना। मान लीजिए मैंने बोला साहब, 3 महीने के बाद मुझे किसी पार्टी से 50 लाख रुपया मिलने वाला है। क्या बोला? 3 महीने के बाद किसी पार्टी से मुझे 50 लाख रुपए मिलने वाला है। तो 3 महीने बाद वो 50 लाख रुपया आएगा, और 50 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मेरे दिमाग में रिस्क क्या है? आज करंट डेट पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जाता हूं तो 10% का इंटरेस्ट मुझे मिलता है इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन 3 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गई, सपोज इंटरेस्ट रेट 7% रह गई,
तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 7% का मिलेगा। तो रिस्क मेरे लिए क्या है? जब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाती है तो आपको रिटर्न भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। रिस्क यहां पर किस बात को लेकर के है? इंटरेस्ट रेट को कम होने को लेकर के है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आज से 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा। किससे? बैंक से। किस बात को लेकर के? कि साहब 3 महीने के बाद मेरे पास 50 लाख रुपए आएगा, मैं आपको इन्वेस्ट करने आऊंगा, तो मुझे क्या इंटरेस्ट रेट आप देंगे? तो पहले ही डिसाइड हो गया। तो मैंने एक एग्रीमेंट कब बनवाया? आज। कौन से पीरियड के लिए? फ्यूचर पीरियड के लिए। और इंटरेस्ट मैंने फिक्स करवा लिया कि साहब मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है कम होती है उसको नहीं सोचना। वो अपन अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो भी समझाऊंगा आपको मैं। उसमें काउंटर पार्टी को कैसे बेनिफिट है, आपको कैसे बेनिफिट है वो भी समझ में आएगा। आपको नुकसान, काउंटर पार्टी का नुकसान कैसे है वो भी समझ में आएगा। अभी आपको करना क्या है? जिस भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है उसके लिए रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस प्रकार के एग्रीमेंट को बनवा करके केवल इतनी बात समझनी है। तो बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रेट महंगी होती है तो रिस्क पे है, नुकसान पे है। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो उसको रिटर्न भी कम मिलेगा, तो उसके लिए रिस्क है। तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए, ताकि हम अपने रिस्क को क्या कर सकें? मिनिमाइज कर सकें। मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? चलिए अब इस बात को नोट करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे आप। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट agreement is a contract, is a contract in respect of, in in respect of interest rate, in respect of interest rate for a specified future period, for a specified future period, फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। क्या बात बोली मैंने? फॉरवर्ड रेट एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किस रेस्पेक्ट में बनता है? इंटरेस्ट रेट की रेस्पेक्ट में बनता है, फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 2। देखिए पहले तो मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताता हूं कि मैं अभी कर क्या रहा हूं। देखिए मैंने बोला ये है T1 यानी करंट पीरियड। 3 महीने के बाद मान लीजिए मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सपोज मैंने बोला 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं मैं। ये कितने मंथ का है? 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कितना हो गया? T9। अब आप एक बार लिखें पहले कुछ बात। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैन बी फॉर, कैन बी फॉर बोरोइंग, कैन बी फॉर बोरोइंग, और कैन बी फॉर, है क्या बोल रहे हो? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैन बी फॉर बोरोइंग और कैन बी फॉर इन्वेस्टमेंट, can be for investment for a specified future period, for a specified future period। तो क्या बात बोला मैंने? कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैन बी अ बोरिंग का हो सकता है और कैन बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो सकता है, फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए। कि सब आज से 3 महीने बाद मुझे कोई लोन लेना है तो मेरी इंटरेस्ट रेट क्या रहनी चाहिए, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी इंटरेस्ट रेट क्या लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 इसमें लिखेंगे FRA कॉन्ट्रैक्ट, FRA कॉन्ट्रैक्ट, FRA कॉन्ट्रैक्ट आर OTC प्रोडक्ट, आर
OTC product over the counter and counterparty of such contract is always बैंक। ये ऑलवेज कौन होता है? बैंक होता है। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो ओवर द काउंटर बनते हैं। इसका मतलब क्या? जब भी आप अपनी इंटरेस्ट रेट को फिक्स कराने को लेकर के कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तब आप एक काउंटर पे बैठते हैं, सामने वाली पार्टी आपको जानती है, आप उसको देख पा रहे हो, आप भी उसको जानते हो, वो भी आपको जानता है, वो भी आपको देख पा रहा है। तो एक टेबल पे बैठ करके एग्रीमेंट निश्चित होता है। क्या ये एग्रीमेंट ऐसे बनते हैं क्या? एक मैंने आपको दूसरा भी बताया था क्या, जिसमें बायर सेलर का पता नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये वाले ओवर द काउंटर हैं, यानी कि जो काउंटर पार्टी है वो आपको पता है वो कौन है, बैंक, जिससे आप इंटरेस्ट रेट को क्या करवा रहे हैं, फिक्स करवा रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं अब। हाँ जी, पॉइंट नंबर अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पर। लिखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब ये जो एफआरए बनाए जाते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? चलिए लिखेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 1, एक मैंने बोला बाइंग एफआरए, बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा लिखेंगे सेलिंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट, सेलिंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इसके नीचे लिखेंगे बोरोवर will always buy FRA। बोरोवर विल ऑलवेज बाय एफआरए, वो हमेशा एफआरए को खरीदना पसंद करता है, जबकि डिपॉजिटर या आप इसको इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर विल ऑलवेज सेल एफआरए, वो अपने एफआरए को बेच भी सकता है। इस बात को मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं, देखो कैसे, समझना एक बार। सबसे पहले मैं बायर के लिए बात कर रहा हूं, बायर के लिए मैं बात कर रहा हूं। एक बार पहले इसको लिख लेते हैं। देखो बायर आज करंट पीरियड पर क्या कह रहा है? बोरोवर वॉन्ट्स लोन, और कितने डॉलर का लोन चाहिए उसको? $1,00,000 का लोन चाहिए। कब चाहिए? आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, फॉर 9 मंथ के लिए, फॉर 9 मंथ के लिए। अभी बता रहा हूं बायर का, ये बायर के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो बायर कहता है कि मुझे आज से 3 महीने के बाद 1,00,000 रुपए का लोन चाहिए, और कितने पीरियड के लिए? 9 महीने के लिए। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब ये पीरियड कितना हो गया? ये पीरियड आपका हो गया 9 मंथ का। चलिए अब देखो ध्यान से मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए पहली बात तो बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? मैंने बोला बोरोवर विल ऑलवेज बाय एफआरए। पहली बात तो आप ये समझ लो कि बोरोवर हमेशा एफआरए को खरीदना पसंद करता है करंट डेट पर, और इन्वेस्टर हमेशा बेचना पसंद करता है करंट डेट पर। इसका लॉजिक क्या है? वो लॉजिक मैं आपको इस एग्जांपल समझा रहा हूं।
आप इस करंट डेट पे खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का कर रहे हो कि आपको तीसरे महीने में $1 लाख का लोन चाहिए, कितने पीरियड के चाहिए, 9 महीने के लिए चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको क्या बात समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, मैंने बोला बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो बायर होता है वो ऑलवेज बाय करता है एफआरए को। इसका मतलब क्या है? देखो, बायर क्या सोचता है, बायर क्या सोच रहा है, बायर रिस्क की कंडीशन पे कब है, बोलते हैं आज 10% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, कल को महंगी हो जाएगी तो लोन महंगा हो जाएगा। तो यानी कि आज की करंट डेट पर अगर मैं एफआरए के कोई भी प्रकार के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा तो वो भी सस्ते होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? भाई, आपको मैंने एक बात समझाई कि साहब एक अंडरलाइंग असेट्स होती है जिसके रिगार्डिंग आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाते हैं। अगर वो अंडरलाइंग असेट्स की कीमत आज की तारीख में सस्ती है तो उसके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी सस्ते बनेंगे। गोल्ड का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आज 50,000 का गोल्ड चल रहा है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट भी 50,000 के अकॉर्डिंग बनेंगे। कल को गोल्ड 90,000 रुपए का हो जाएगा तो उसके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपके पास अंडरलिंग असेट क्या है, इंटरेस्ट रेट, और उस इंटरेस्ट रेट के जो एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या बात बोल रहा हूं, समझना। मैंने बोला साहब बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिसमें बोरोवर विल ऑलवेज बाय एफआरए। इसमें बोरोवर हमेशा एफआरए को क्या करता है, खरीदना पसंद करता है करंट डेट पर। इसका मतलब क्या, बोरोवर के दिमाग में चल क्या रहा है कि फ्यूचर में जब मैं लोन लूंगा तो लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होंगी फ्यूचर में, बढ़ जाएंगी। ठीक है, आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट क्या है, सस्ती है, तो आज की तारीख में उस इंटरेस्ट रेट से बनने वाले एग्रीमेंट भी क्या होंगे, सस्ते होंगे। तो बोरोवर का पॉइंट क्या होगा, आज की तारीख में एग्रीमेंट को खरीद लेते हैं, फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे, बेच देंगे तो बेनिफिट कमा लेंगे। अभी देखो आगे जाकर के मैं आपको बात समझाऊंगा। एक्चुअल में कोई लोन लिया नहीं जाता, एक्चुअल में कोई इन्वेस्ट किया नहीं जाता, सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे सट्टा खेला जाता है, एक इमेजिनेशन के हिसाब से कि काउंटर पार्टी कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हो, दोनों का पर्सपेक्टिव क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी वो एग्रीमेंट बनेंगे। आप कह रहे हो इंटरेस्ट रेट महंगा होगा, मैं भी कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट महंगा होगा, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई, आप भी नुकसान में मैं भी नुकसान में। आप कह रहे हो इंटरेस्ट रेट कम होगी, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट महंगी होगी, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात समझ आ रही है? यानी दो काउंटर पार्टी जब अपना पर्सपेक्टिव रखती है तो वो डिफरेंट होगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और नहीं बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो दूसरी बात, दूसरी बात ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल में कोई भी प्रकार का ना तो लोन लिया जा रहा है जाएगा अभी फ्यूचर में, मैं आपको समझाऊंगा अभी लोन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिमाग में बैठ जाए बात, लेकिन फ्यूचर में ना तो कोई लोन लिया जाएगा, ना ही कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चेंज पर बनने वाले बेनिफिट का फायदा नुकसान कमाया जाएगा। ठीक है ना? अब देखो आगे होगा क्या, पहले तो आप जनरल बातें समझेंगे। तो बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला बोरोवर विल ऑलवेज बाय एफआरए। दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, एक तो मैंने बोला बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक सेलिंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में बोरोवर ऑलवेज खरीदना चाहता है प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेलिंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर हमेशा बेचना चाहता है प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उसको कैसे बताया मैंने, जस्टिफाई कैसे किया, समझना। मैंने बोला साहब एक व्यक्ति है जो लोन चाहते हैं $1 लाख का, कब चाहते हैं, आफ्टर 3 मंथ चाहते हैं, 9 महीने के लिए। तो इनके दिमाग में चल क्या रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, तो आज की करंट डेट पे इंटरेस्ट रेट सस्ती चल रही है तो उसके एग्रीमेंट भी सस्ते चल रहे हैं, आज मैं खरीद लेता हूं, फ्यूचर में जब महंगे होंगे तो उनको बेच दूंगा, फायदा कमा लूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात क्लियर है? अभी देखो आपको ये नहीं समझना कि एग्रीमेंट बनेंगे कैसे, फायदा कैसे होगा, नुकसान कैसे होगा, अमाउंट कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको मैं कि भाई इन्होंने ये सोच करके ये खरीदा, ये कमाया, ये घर लेकर के गए, वो बनाऊंगा बाद में, मैं केस बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको क्या समझना है कि बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआरए को करंट डेट पे खरीदना सही है कि बेचना सही है। भाई आज इंटरेस्ट रेट अगर बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ती चल रही है तो खरीदना सही है, खरीद लो आज आप, है ना? फ्यूचर में जब महंगी हो जाएंगी तो बेच देना। ठीक है, अब आगे सुनना। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें लिखेंगे आप, देखिएगा
ये तो हो गई T0 पीरियड। और पहले तो लिख देते हैं इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर wants to invest डॉलर 1 लाख, 1 लाख डॉलर वो इन्वेस्ट करना चाहता है। कब? आफ्टर 3 मंथ करना चाहता है। और फॉर कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए करना चाहता है। इन्वेस्टर बोलता है साहब मैं 3 महीने के बाद आऊंगा आपके पास, इन्वेस्ट करूंगा कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो ये पीरियड कितना हो गया? 12 महीने। अब देखिए इन्वेस्टर का पॉइंट क्या है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है? फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो गई, रिटर्न भी कम मिलेगा। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आज 10% की इंटरेस्ट रेट चल रही, फ्यूचर में 7% की हो गई, तो रिटर्न क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? आज करेगा। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, इन्वेस्टर क्या करेगा? आज की डेट पर इंटरेस्ट रेट महंगी है, कल को सस्ती हो जाएंगी, समस्या है। आज क्या करूं मैं? महंगी है, महंगी है आज, फ्यूचर में क्या होंगी? सस्ती हो जाएंगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव बोल रहा है, होगा क्या मुझे नहीं पता अभी। मेरा पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है? आज महंगी है, फ्यूचर में सस्ती हो गई, रिस्क है। ठीक है, तो आज क्या करूं मैं? बेच दूं। आज महंगा है, आज बेच देता हूं, फ्यूचर में जाके खरीद लूंगा मैं। आपको अभी क्या समझना है? आपको केवल फायदा नुकसान बता रहा हूं मैं। आपको ये नहीं सोचना कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट क्या है, वो किस रिस्क को कम करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, कुछ नहीं। आप केवल नॉर्मल बात को समझो बस। सेलिंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ट्रीटमेंट क्या होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल उसको समझना है। इन्वेस्टर के दिमाग में क्या इमेजिनेशन चल रही है? फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अगर सस्ती हो गई, तो अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। आज इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई है, इन्वेस्ट करोगे अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो आज की तारीख में वो क्या करेगा? इन्वेस्टर एफआरए को बेचना चाहेगा, बेचने के कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। और फ्यूचर में जब वो खरीदेगा उसको, तो वो सस्ते में खरीद लेगा। आज बेचेगा, फ्यूचर में सस्ते में खरीदेगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है ना? ये दो बातें बस आपको समझनी है। चलिए, तो मैं आपको बड़ी बेसिक सी बात क्या बताना चाहता हूं, उस बात को आप क्रक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि जब बाइंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो बोरोवर का बेनिफिट हमेशा खरीदने में होगा, और जब मैं सेलिंग एफआरए कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो इन्वेस्टर या डिपॉजिटर का सेल करने में बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है ना? देखो बहुत आसान है, बहुत आसान सी बात मैं क्यों बोल रहा हूं। अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा आपके सामने, ये रहा बैंक, ये रहा इन्वेस्टर, ये बोरो करता है, ये बोरो करता है, इस रेट पे करता है, बैंक इस रेट पर इसका एग्रीमेंट करता है, इसको इस एग्रीमेंट पे इतना बेनिफिट होता है, इतना नुकसान होता है। सब क्लियर बात समझ में आएंगी। ठीक है ना? ये इतनी बात क्लियर है अभी तक तो? चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 5, इसमें लिखेंगे टर्म्स ऑफ एफआरए, टर्म ऑफ एफआरए या स्टाइल ऑफ एफआरए, स्टाइल ऑफ एफआरए, या मैं बोल सकता हूं कोर्ट ऑफ एफआरए। एफआरए कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को किस प्रकार से कोर्ट किया जाता है उसको मैं बता रहा हूं। T0, ये 3 मंथ के बाद की बात है, और सपोज 9 मंथ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। T12 मंथ। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बात लिख रहा हूं यहां पर। मिस्टर ए वॉन्ट्स टू बोरो 1 लाख डॉलर, वो 1 लाख डॉलर जो है वो बोरो करना चाहते हैं। आफ्टर कब? 3 मंथ के बाद। फॉर अ पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ के लिए बोरो करना चाहते हैं वो। अब टर्म ऑफ एफआरए लिखा कैसे जाएगा? टर्म ऑफ एफआरए लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखने का तरीका होता है 3 वर्सेस 12 एफआरए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 3-12 एफआरए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/12 एफआरए। तो मैंने केवल ये ट्रांजेक्शन लिख करके आपको इस एफआरए कॉन्ट्रैक्ट को लिखने का तरीका बताया बस में। क्या बताया? ये 3 वर्सेस 12 एफआरए लिखा हुआ मिले तो इसको कैसे समझोगे?
कि जिस पीरियड के लिए भी लोन लिया जा रहा है या जिस पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका बिगिनिंग पीरियड आज से 3 महीने के बाद है और 12वां महीना जो है वो एंड है। मतलब कितने पीरियड के लिए लोन लिया गया है? 9 महीने के लिए। अगर मैं 3 vs 12 FRA लिखता हूं तो इस केवल इतनी सी बात से आपके दिमाग में इमेजिनेशन क्या बननी चाहिए कि आज के करंट डेट पर आप खड़े हो, 3 महीने के बाद लोन लेने वाले हो और 12वें महीने में उसका भुगतान पूरा कर दोगे। तो आपने कितने पीरियड के लिए लोन लिया? 9 महीने के लिए लिया। ये सारी इमेजिनेशन दिमाग में तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए जब इतनी सी बात लिखी हुई मिले आपको। आज के करंट डेट पे आप खड़े हो, 3 महीने बाद यानी तीसरे महीने में ट्रांजेक्शन करोगे और 12वें महीने में आपका ट्रांजेक्शन खत्म होगा तो 9 महीने का ट्रांजेक्शन बना है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे आप। चलिए लिखेंगे मिस्टर ए मिस्टर ए wants to invest rupees 50 lakh आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं 6 महीने आफ्टर 6 मंथ बाद फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। डिफाइन एफ आर ए। डिफाइन एफ आर ए। एफ आर ए बताओ क्या होगा? तो आप इसको कैसे बताओगे? हाँ, आप बोलोगे ट्रांजेक्शन पीरियड आज 0 है, मैं आज से 6 महीने के बाद इन्वेस्ट करूंगा और कितने पीरियड के लिए? 4 मंथ के लिए। तो ये पीरियड कितना हो गया? 4 मंथ का। और ये ट्रांजेक्शन खत्म कब होगा? 10वें महीने में। तो एफ आर ए कॉन्ट्रैक्ट को लिखा कैसे जाएगा? एफ आर ए कॉन्ट्रैक्ट को लिखा कैसे जाएगा? 6 वर्सेस 10 FRA। ठीक है। तो ये 6 महीने बाद आप इन्वेस्ट करोगे 4 महीने के लिए। 6 महीने बाद इन्वेस्ट करोगे 4 महीने के लिए, तो आपका पीरियड कब खत्म होगा? 10वें महीने में खत्म होगा। तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10वें महीने में खत्म हो रहा है, तो लिखा जाएगा 6 वर्सेस 10 FRA। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, चाहे वो बोरो का होगा चाहे वो इन्वेस्ट का हो गया, वो आज से 6 महीने बाद होगा, 10वें महीने में खत्म होगा। तो 4 महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इतनी बात नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट लिखेंगे आप। क्या हो गया? चलिए, हाँ जी। एफ आर ए एग्रीमेंट, पहले एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूं। लिखेंगे एफ आर ए एग्रीमेंट आर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, interest rates and interest will always be calculated, always be calculated on any principal amount, on any principal amount which must be, which must be agreed between parties at the time of, at the time of FRA agreement, at the time of FRA agreement। आगे लिखेंगे such principle
such principle is agreed such principle is agreed for interest calculation but this principle but this principle can never be exchanged and hence such principle is agreed for interest calculation but the principle can never be exchanged and hence known as notional principle चलिए पहले एक बार आप इतनी बात नोट करो। हाँ जी, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, ये वाली बात मैंने क्या लिखवाई है पहले एक बार समझना, फिर इसको पढ़ेंगे अपन। मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोन लेने जाते हो या कोई भी इन्वेस्ट करने जाते हो, मैंने बोला ना तो आप कोई पैसा बोरो कर रहे हो, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट पैसा मतलब ना बोरो कर रहे हो ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सिर्फ इंटरेस्ट रेट में जो चेंज हुआ है उस चेंज के बलबूते पे जो भी कमाया या नुकसान हुआ सिर्फ उसका एक्सचेंज होगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट के बीच में जो चेंज आया केवल उसका होगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे कैसे, जैसे मान लो आज से 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गई तो मेरे लिए रिस्क है, मैं बोरो करने वाला हूं, है ना। अब समझना, पूरा केस समझ में आ जाएगा मेरे एग्जाम्पल से। मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे आज से 3 महीने बाद बोरो करना है। आज इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, फ्यूचर में अगर महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, रिस्क आ जाएगा। आज सपोज 8% की चल रही है, फ्यूचर में 8% से ज्यादा होगी तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है। मैं बोरो कर रहा हूं तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने एग्रीमेंट बैंक से किस बात को लेकर के बना लिया, 8% की रेट को लेकर के बना लिया। अब फ्यूचर पीरियड पे पहुंचे, इंटरेस्ट रेट हो गई सपोज 9% की। इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई, 9% की। तो मेरे लिए क्या हो गया, बेनिफिट। बेनिफिट कैसे हुआ, आप सोचना ध्यान से, मेरे लिए बेनिफिट कैसे हुआ। दुनिया को बैंक किस ब्याज दर पर लोन देगा, 9% पर। मुझे कितने पे देगा, 8% पर। बात को दोबारा समझना, अब दोबारा इमेजिनेशन बता रहा हूं क्या बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। आज मैं जो बैंक से लोन ले एग्रीमेंट बनवाता हूं वो कब बना रहा हूं, फ्यूचर पीरियड के लिए। फ्यूचर में 3 महीने के बाद बैंक से लोन लेने वाला हूं। मुझे डर किस बात का है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अगर महंगी हो गई तो मेरे लिए क्या है, समस्या है। समस्या है, तो मैंने आज ही 8% की जो इंटरेस्ट रेट चल रही थी उसे ब्लॉक करवा लिया कि भाई साहब फ्यूचर में आऊंगा 8% ब्याज पे लोन ले लूंगा। ध्यान से सुना मेरी बात को क्या बोल रहा हूं। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट 8 से बढ़कर के कितनी हो गई, 9%। मेरे लिए तो फायदा हो गया। दुनिया को बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे ब्याज दे रहा है, 9% पे दे रहा है। मेरे को कितनी इंटरेस्ट लगेगी, 8% की। अब मैं क्या करूंगा, समझना ध्यान से, मैं बैंक से 8% पर बोरो करूंगा 1 लाख रुपए, और मार्केट में दूसरा बैंक भी 9% दे रहा है, 9% पे दे दूंगा। तो मेरे को क्या हो गया, 1% का बेनिफिट हो गया। बात समझ आ रही है, 1% का बेनिफिट हो गया। ये बात मेरे दिमाग में चल रही है। अब बैंक मुझसे क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना, बैंक क्या बोल रहा है। बैंक बोल रहा है बेटा मेरे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है, तू मेरे से तो 8% पे लेके जाएगा, सामने वाले दूसरे बैंक को 9% में बेच देगा, 1% का तेरा बेनिफिट हो गया, तो क्यों इतनी मेहनत करता है। तो एक काम कर, 1% का जो भी बेनिफिट अमाउंट है ना वो मेरे से ले ले, मेरा नुकसान हो गया तेरा फायदा हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, तुम या फिर आप उस पर्टिकुलर एसबीआई बैंक को लेकर के बात करो। एसबीआई बैंक क्या बोलेगा, मेरे से तू 8% ब्याज पे लोन लेगा और मुझे ही 9% ब्याज पे तू दे देगा, 9% पे बेच देगा। तो अल्टीमेटली 1% का तेरे को क्या हो रहा है, बेनिफिट। तू कोई ट्रांजेक्शन मत कर, तू मेरे से 1% क्या कर, ले जा, कहानी खत्म। तो इसमें कोई भी लोन का एक्सचेंज नहीं हुआ, 1% का एक्सचेंज हुआ है। 1% का मेरे को बेनिफिट हो गया, सामने वाले को नुकसान। मेरे को बात समझ में आ रही है क्या आपको ये वाली बात। अब सवाल क्या पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि सर वो जो 8% या 9% या 1% का कैलकुलेशन होगा वो कौन से अमाउंट पर होगा, क्योंकि एक्चुअली में तो मैं कोई लोन ले नहीं रहा हूं, सिर्फ एग्रीमेंट बनवा रहा हूं लोन लेने का, एक्चुअल में नहीं ले रहा हूं मैं लोन। ठीक है ना,
अब वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 1% का जो बेनिफिट अमाउंट है वो कौन से अमाउंट पर होगा। मैंने बैंक को बोला कि साहब मैंने एग्रीमेंट किया था 1 करोड़ के अमाउंट पर, अब आप दे दो। या बैंक बोलेगा कि मैं तो 1,000 रुपए के मान करके तेको दे दूंगी। जैसे मान लो बैंक ने क्या बोला, 1% का लॉस है ना, 1,000 रुपए पर 1% निकाल लो, कितना हुआ, 100 रुपए का नुकसान हुआ, ले 100 रुपए ले जाओ। तो मेरे को खुशी होगी, क्या दिमाग खराब हो जाएगा। तो कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड अमाउंट होगा। जब आज की करंट डेट पर मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा ना, T0 पर जब एग्रीमेंट बनाऊंगा इंटरेस्ट रेट का, तो कोई ना कोई नोशनल प्रिंसिपल मनी होनी चाहिए, अजम्पशन बेसिस पर मनी होनी चाहिए कि इतना अमाउंट बोरो करने वाला हूं। मैंने बोला साहब 3 महीने बाद मैं 2 लाख रुपए का बोरो करूंगा, तो कैलकुलेशन 3 महीने बाद जो भी रहती है, चाहे वो काउंटर पार्टी फायदे में हो या मैं फायदे में हूं, कैलकुलेशन किस पर बनेगी, उस नोशनल प्रिंसिपल पे बनेगी। अब सपोज मैंने एक केस क्या बनाया, 8% की जगह वो इंटरेस्ट रेट रह गई 6%, तो मुझे क्या हो गया, नुकसान। कैसे नुकसान हुआ, बैंक दुनिया को 6% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है, मुझे कितने पे दे रहा है, 8% पे दे रहा है, ज्यादा पे दे रहा है, तो 2% मेरे लिए क्या और नुकसान। भाई दुनिया से तो मैं 6% पे खरीद सकता हूं, लेकिन उससे मुझे एग्रीमेंट बनाया तो खरीदना पड़ेगा, कितने पे खरीदना पड़ेगा, 8% पे खरीदना पड़ेगा। 2% का मुझे क्या होगा, नुकसान। तो मैं करूंगा कुछ नहीं, 2 लाख रुपए का लोन की बात हुई थी, 2% कैलकुलेट करूंगा कितना हुआ, 40,000 रुपए, 40%, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए का नुकसान हुआ। 4,000 रुपए कुछ लेना देना कुछ भी नहीं करना, 4,000 रुपए अगले को पकड़ा के आ जाना है, कहानी खत्म हो गई, वो एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक देना है। बात समझ में आ गई क्या आपको मेरी, क्लियर है के बाद। अब देखो क्या बात लिखी है, इसको पढ़ना। FRA एग्रीमेंट आर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग बनते हैं, एंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, विच मस्ट बी एग्री बिटवीन पार्टी एट द टाइम ऑफ FRA एग्रीमेंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो FRA एग्रीमेंट बनने के टाइम पे फिक्स किया जाएगा कि किस अमाउंट पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फ्यूचर में बनानी है। सच प्रिंसिपल इज एग्रीड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर्पस से केवल फिक्स किया जाएगा, बट द प्रिंसिपल कैन नेवर बी एक्सचेंज एंड हेंस नोन एज नोशनल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का भी एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, उस प्रिंसिपल पर जो भी इंटरेस्ट कमाया या नुकसान हुआ केवल उसका एक्सचेंज होगा। अगर मेरी 8 से बढ़कर के 9% हो गई तो 1% मैंने कमा लिया, तो अगली पार्टी से मैं ले लूंगा, और अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं डिफरेंस अमाउंट जो है वो मैं उसको दे दूंगा। प्रिंसिपल वैल्यू का एक्सचेंज नहीं होगा, कि इंटरेस्ट रेट पर जो बनेगा बेनिफिट उसका एक्सचेंज होगा। बात समझ में आ गई क्या आपको मेरी, ये पॉइंट क्लियर है क्या। तो यहां पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं सट्टा मार्केट इसको क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में कुछ एक्सचेंज नहीं होता, केवल मार्जिन अमाउंट एक्सचेंज होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। ठीक है क्या, ये अभी केवल मैं इंटरेस्ट रेट को लेकर के बता रहा हूं, अभी ऑप्शंस भी आएंगे, बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, गोल्ड को लेकर के बात होगी, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर बात होगी। मैं अभी केवल किसके लेकर बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग। बात समझ में आ गई कि अपने को ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिक आपके दिमाग में तो मुस्कुराने की वजह क्लियर है क्या, चलो चलिए नेक्स्ट आगे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 हो गया, 7th नंबर पे आ जाओ। लिखेंगे FRA कॉन्ट्रैक्ट, FRA कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट। FRA कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या, जिस टाइम के लिए एग्रीमेंट बना था वो टाइम जब आता है, तब जो भी सेटलमेंट होगा वो सिर्फ कैश में होगा। ठीक है ना, जो मेरा गवाया पैसा तो मैं दे दूंगा अगले को, कमाया तो अगले से ले लूंगा, कहानी खत्म। क्लियर के बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। 8th नंबर का पॉइंट। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सेटलमेंट। अब बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सेटलमेंट। बात यह है कि सेटलमेंट कब होगा। चलो इसको देखो एक बार, ये एक T0 का पीरियड है, ये एक T4 का पीरियड है, और ये मान लीजिए मैंने बोल दिया 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 4 12, 12 पे सेटल होगा। चलिए अब मेरी बात को पहले तो एक बार नोट करो फिर समझते हैं।
वही बता रहा हूँ वो सब। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हेडिंग का नाम क्या है? टाइम ऑफ सेटलमेंट। देखो, अब मेरी बात को सुनना, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। आज मैंने बैंक से एग्रीमेंट किया कि साहब 3 महीने के बाद, सॉरी 4 महीने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, आपसे लोन लूंगा। मुझे लगता है कि बैंक में इंटरेस्ट रेट महंगी हो जाएंगी, तो मेरे लिए लोन महंगा पड़ेगा। तो रिस्क से बचने के लिए मैंने एक रेट 10% की रेट को फिक्स कर लिया। लोन महंगा होगा तो मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस T4 टाइम के लिए 10% पर इंटरेस्ट रेट लॉक करवा ली। अब मैं इस पर्टिकुलर डेट पर आया, इस पर्टिकुलर डेट पर इंटरेस्ट रेट महंगी हो गई, तो मुझे तो 10% मिल रहा है, मेरा फायदा हो गया। लेकिन अब मेरी बात को सुनो, आज की तारीख में अगर आप लोन लेने की बात करते हो, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो जिस दिन लोन लेने जाते हो, क्या उसी दिन इंटरेस्ट पे कर देते हो क्या? नहीं। कब पे करते हो? एक पीरियड है, या वो लोन का जो एक्सपायरी पीरियड है वो कंप्लीट होगा तभी तो इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। समस्या क्या है कि सर आज की T4 की डेट पर पहुंचे, भाई आज की डेट पे 10% की इंटरेस्ट रेट चल रही थी। मैंने क्या सोचा, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट महंगी हो जाएगी, समस्या है, अपन 10% में बुक करा लेते हैं। अपने बुक करा लिया, T4 की डेट पर आ गया मैं। T4 की डेट पर इंटरेस्ट रेट चल रही है क्या? 15% हो गई। मैंने कितने बुक कराया? 10%। बाकी दुनिया 15% पे ब्याज पे लोन ले रही है, मेरे को 10% मिल रहा है, मेरा क्या हो गया? बेनिफिट। अब मैं बैंक से क्या बोलता हूँ? मैं बैंक से बोलता हूँ कि भाई साहब आज सेटलमेंट करो, कहानी खत्म करो। तो बैंक बोलेगा क्या कि भाई साहब आपने 8 महीने के लिए लोन लिया था, तो मैं सेटलमेंट आज क्यों करूं, अगली डेट को करूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगली डेट को करूंगा। सेटलमेंट किस पे होगा? इस 10% पे होगा, पर कब होगा? इस डेट को होगा, इस डेट को नहीं होगा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, वो सब समझ में आएगा, केवल आपको जनरली ओवरव्यू समझना है बस। तो सेटलमेंट आज करने की बजाय बैंक क्या बोल रहा है? इस डेट को करेंगे। तो मैंने बोला क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप? जो भी आप, एक सेकेंड, हाँ जी। तो जो भी आप फ्यूचर के अंदर मुझे इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट पहुंचाते, वो आज ही दे दो मेरे को, ठीक है। लेकिन आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से दे दो। देख समझना ध्यान से, जैसे सपोज मैंने 10% की इंटरेस्ट रेट थी, बैंक की इंटरेस्ट रेट इस पर्टिकुलर डेट पे कितनी पहुंच गई? 15%। तो 5% की इंटरेस्ट रेट का कुछ बेनिफिट कमाया मैंने। बेनिफिट कितना कमाया? सपोज मैंने अमाउंट टर्म्स में बोल दिया 50,000 रुपए कमा लिए। पर ये 50,000 रुपए मुझे आज मिलने चाहिए क्या? नहीं मिलने चाहिए। कब मिलने चाहिए? जब उसकी एक्सपायरी आएगी, तब मुझे इंटरेस्ट के जो बेनिफिट अमाउंट है वो 50,000 रुपए मिलने चाहिए। मैं बैंक से क्या बोल रहा हूं, क्यों ये 8 महीने खराब करते हो? आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से दे दो। यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया ना, रुपए की कीमत टाइम गुजरने के साथ गिरती है। तो आप मुझे जो पेमेंट आप 6 महीने 8 महीने के बाद देने वाले थे, उसको आज के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से दे दो। यानी फ्यूचर में रुपया गिरेगा, आज जिस स्टेबल कीमत पे है उससे थोड़ा सा कम पैसा दे दो। यानी 50,000 रुपए की जगह मेरा सेटलमेंट आप सपोज, इंटरेस्ट रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की रेट है वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, उसको गिराते हुए आप 45,000 रुपए की कीमत आज मुझे दे दो, ठीक है ना। ये सेटलमेंट अपन बाद में कर लेंगे। आप बस इतनी बात समझो, सेटलमेंट दो तरीके से होते हैं। इसको बोला जाता है एडवांस सेटलमेंट। एडवांस सेटलमेंट मतलब होना चाहिए सेटलमेंट यहां पर पहले ही हो गया, तो इसको बोला जाता है एडवांस सेटलमेंट। और यहां पर कोई सेटलमेंट होता है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? सेटलमेंट ऑन मैच्योरिटी डेट। बात समझ में आ रही है? जब मैच्योरिटी डेट पे सेटलमेंट होगा तो कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप टाइम से पहले सेटलमेंट चाह रहे हो, आज ही सेटलमेंट चाह रहे हो, तो वो एडवांस सेटलमेंट की कैटेगरी में आएगा, और उसमें जो भी डिस्काउंटिंग रेट से आपको पैसा मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, सेटलमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को लिखो, देखो मैं क्या बात बताया। जब तक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होंगे ना, तब तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा बस, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए इसको मैंने क्या नाम दिया? एडवांस सेटलमेंट। तो मैंने क्या बोला? सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू जो आज की डेट पे चल रही है उसके हिसाब से इसका सेटलमेंट हो जाएगा। और ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सेटलमेंट। ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सेटलमेंट, इसमें लिखेंगे सेटलमेंट
amount must be in absolute term without present value, without present value. हाँ जी, इतनी बात मेरी क्लियर हुई कि एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेटलमेंट को लेकर के मैंने क्या बात बोली है। पॉइंट है आपका टाइम ऑफ सेटलमेंट कब होगा। आज से 4 महीने के बाद लोन चाहिए था, 4 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट 10 से बढ़ के 15% हो गई, 5% का इंटरेस्ट रेट पर बेनिफिट हो गया। बेनिफिट हो गया तो आप उससे प्रॉफिट मार्जिन बैंक से मांगते हो। बैंक वाला आज भी दे सकता है, बैंक वाला आपको 12वें महीने के बाद भी दे सकता है। बात यह कि 12वें महीने के बाद देगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ नहीं लगाना। जो भी एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर आपको विदाउट प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करते अमाउंट बनता है वो एक्चुअल मिल जाएगा। लेकिन अगर एडवांस सेटलमेंट चाहते हो, आज ही सेटलमेंट चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से जो रुपए की कीमत बनती है उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा। मिलना चाहिए था इस डेट को, मिल इस डेट को रहा है, पहले मिल रहा है आपको, पहले मिल रहा है तो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी उसका पेमेंट हो जाएगा और सेटलमेंट क्लोज हो जाएगा। तो सेटलमेंट इस डेट को भी होता है, सेटलमेंट इस डेट को भी होता है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या आपको? तो टाइम ऑफ सेटलमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एडवांस सेटलमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी सेटलमेंट। दोनों केसेस के क्वेश्चन बताऊंगा तब बातें क्लियर होंगी। इतनी बात क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में एक बार मैं इतना रखूंगा। अब क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मुझे अब एक फॉर्म